हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के पीवाईक्यू करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे बात समझ में, पिछली वीडियो में हमने सिटीजनशिप तक किया था, अब हम फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। अरे बात समझ में, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज़ इस टॉपिक के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि इसको आप कितना ही अच्छे से कर लो, आपको ऐसे लगेगा आपने सारी चीज़ें कर ली है, बट फिर भी यूपीएससी में इतनी काबिलियत है कि आपकी क्वेश्चन गलत करवा सकता है। अरे बात समझ में, आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ देखोगे। ठीक है, अब ध्यान देना। With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statements। ठीक है, ये 2022 में आया था। अब देखो मैंडेमस, देखो सबसे पहले मैंडेमस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग है, इसका काम क्या होता है कि टू कमांड। ठीक है, अब देखो रिट्स कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल 32 में मेंशन है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। इसमें हमारे पास ये जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 32 के अंडर 5 रिट्स दे सकता है। ठीक है, और ये सेम पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। अरे बात समझ में, पर इसमें डिफरेंस इतना है कि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर और कोई ऑर्डिनरी लॉ है उसके वायलेट होने पर भी आर्टिकल 226 में रिट लागू कर सकता है। अरे बात समझ में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर ही रिट देगा। अरे बात समझ में, ये डिफरेंस याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो हाई कोर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई दूसरा लॉ भी वायलेट हो रहा है तो भी वो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर रिट लागू कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ तभी रिट लागू करेगा जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा अंडर आर्टिकल 32। अरे बात समझ में, तो ये इनका डिफरेंस याद रखना। अब देखो मैंडेमस में मतलब क्या होता है कि टू कमांड, इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो कमांड करते हैं दूसरी अथॉरिटीज़ को कि वो अपना सो एंड सो काम करें। ठीक है, पर ये कुछ लोग इसके अंदर एक्सेप्शन है कि उनको कमांड नहीं दी जा सकती और कुछ लोगों को दी जा सकती है। तो उसी के बेसिस पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए, हमें ये देखना है। स्टार्ट करते हैं। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये ऐसा कह रहा है कि जो मैंडेमस है वो उनके अगेंस्ट में नहीं लगाया जाएगा जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या मेरा खुद का कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो मैंडेमस उसके अगेंस्ट में नहीं लगाया जाएगा अगेंस्ट एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। अगर उसकी कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं है तब तक। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कोई पब्लिक ड्यूटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे है, तो उस मेरा जो स्कूल होगा उस पर आप मैंडेमस नहीं लगा सकते हो। पर अगर उस स्कूल में वोट चल रहे हैं, ठीक है, और उस स्कूल को एक हब बना दिया कि यहाँ पे वोटिंग्स होगी पंचायती राज की, उस टाइम उसके पब्लिक ड्यूटी के अंदर आ रहा है वो, ठीक है, तो स्कूल पे पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है, तो उस दौरान जो कोर्ट है वो मैंडेमस लागू कर सकता है। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसमें डाउट नहीं होगा आपको अगर आपने पढ़ा है तो। सेकंड देखो, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मैंडेमस है, जो कमांड देने की पावर है कोर्ट्स की, वो तब तक नहीं लगेगी, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो। अरे बात समझ में, कि जो मैंडेमस है वो चाहे गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो उसके अगेंस्ट में नहीं लगाई जाएगी। इसको एक बार होल्ड रखना, आप ऐसे स्टेटमेंट को गलत कर दोगे कि भाई क्यों गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे। यही मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान देना इस चीज़ पे। इन्होंने देखो बहुत बार यूपीएससी ये चीज़ करता है, बहुत बारी आपने ये चीज़ देखी होगी। इसने ऊपर क्या लिखा है, इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, इसने ड्यूटी के बेसिस पे बोला है कि मैंडेमस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे नहीं, ड्यूटी के बेसिस पे लग रहा है। ये इसने हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हिंट किया है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कंपनी, अब इसको गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी के बेसिस पे डिवाइड कर रहा है। ध्यान से समझना, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, एक सेकेंड रुकना, इसको इरेज कर दूँ मैं। अब देखो ध्यान देना, इसमें इन्होंने बोला है कि मैंडेमस जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं लगेगा जब तक कि वो पब्लिक ड्यूटी नहीं करता हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैंडेमस कंपनी के अगेंस्ट में भी नहीं लगेगा चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। इन्होंने बात घुमा के बोली है, कुल मिला के इसका इन दोनों का आउटकम यही निकल रहा है कि जो मैंडेमस है वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, वो किस टाइप के उस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। वो मैटर करता है कि वो ड्यूटी कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं। अरे बात समझ में, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, तो उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि वो पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये कीवर्ड आप एग्जाम में नहीं ढूंढ पाओगे, मतलब ऐसे इतना प्रेशर होता है। अगर आप प्रेशर हटा के देखोगे तो हो सकता है कि एग्जाम में भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे, बार बार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने ये जो है उसको एक हिंट की तरह यूज करना है सेकेंड स्टेटमेंट में। अरे बात समझ में, तो आप सेकेंड को भी सही करके आओगे।
कि ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दैट डजेंट मैटर, उसका जो फंक्शन है वो पब्लिक ड्यूटी होना चाहिए। अरे बात समझ में? थोड़ा कंफ्यूजिंग था मुझे पता है, और ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं और आप इनको गलत करके आते हो, क्योंकि आप चाहे कितना ही डिटेलिंग कर लो, आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आप एलिमिनेट कर पाओ। अरे बात समझ में? थर्ड देखो, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। अब देखो क्यू वारंटो क्या होता है, आपको इनका देखो जितने भी पांचों रिट्स है ना, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब जो क्यू वारंटो है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम क्लियर किया या फिर मैं किसी पोस्ट पे बैठी हूँ, ठीक है, तो मेरे से कोर्ट पूछेगा भाई बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग एट दैट पोजीशन, ठीक है, मेरे से अथॉरिटी मांगेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी गलत तरीके से आपने वो पोजीशन गेन की होती है, तो गवर्नमेंट पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, तो ये होता है क्यू वारंटो। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जनता के लिए सोच के वो पेटिशन लगा सकता है कोर्ट में कि भाई क्यू वारंटो की रिट आप मांगो। तो ऑब्वियसली बात है, किया जा सकता है कि आप और मैं भी अगर पेटिशन डाल रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि बाय व्हाट अथॉरिटी हम पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ बैठे हो। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, तीनों में कोई फर्स्ट और थर्ड में तो कोई डाउट था ही नहीं। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप फर्स्ट और थर्ड को तो ऐसे ही टिक कर लोगे कि फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम थी सेकंड वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेंडेमिस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन तो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। इतना वाइड स्टेटमेंट बनाया इन्होंने कि चाहे कंपनी गवर्नमेंट हो फिर भी उस पर मेंडेमिस नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको इन्होंने इतना गलत बनाने की कोशिश, मतलब इतना सही बनाया कि लोग इसको पढ़े तो इनको गलत लगे कि चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो उस पर भी मेंडेमिस नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर होगा इसमें 1, 2 एंड 3। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, पढ़ते हैं। इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी इज गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज एंटाइटल्ड टू। ये ऐसा कह रहा है कि कोई भी रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी है, ठीक है, और उसको नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है, उसके बाद में उनको क्या एडवांटेज मिलेगा, हमें वो बताना है। सबसे पहली बात, ये जो बात है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इन दो माइनॉरिटीज़ की बात की गई है आर्टिकल 29 और 30 में। लेकिन 29 जो है वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए है, और जो 30 है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। और वो भी कौन सी माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी और रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी। अरे बात समझ में? अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ में कि आर्टिकल 30 जो है उसमें जो दो माइनॉरिटीज़ है वो किसके बेसिस पे है, क्योंकि इंडिया में बहुत बेसिस पे माइनॉरिटीज़ चलती है, तो हमें कैसे याद रखना है। देखो सबसे बड़ी बात कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो एक तो रिलीजन पे, दूसरी चीज इंडिया के अंदर जो पार्टीशन हुआ स्टेट्स का, जो भी स्टेट्स बन रहे हैं डिफरेंट, वो किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो हमारे देश के टूटने की दो मेजर वजह कौन कौन सी है, या तो रिलीजन है या लैंग्वेज है। तो इन्हीं दो के बेसिस पे जो 29 आर्टिकल है, जो 30 आर्टिकल है, उसमें माइनॉरिटीज को बताया गया है कि दो माइनॉरिटीज होगी, या तो लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर रिलीजियस माइनॉरिटी आपको बता दिया है, नेशनल माइनॉरिटी आपको डिक्लेयर कर दिया है, तो आपके पास क्या एडवांटेज है, देखते हैं इसे। इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे आप देखो जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है और उसके बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो ये जो है ये ऐसा दिखाता है कि आपके पास राइट है कि आप एस्टेब्लिश करो, ऊपर से उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, एक एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद का, ठीक है। और इसके अंदर बाद में जो सेंट स्टीफन कॉलेज है ना, उसके बाद में तो जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का कि आप 50% जो है वो सीट इसी रिलीजन के लिए रिजर्व भी कर सकते हो, कि जिस रिलीजन को बचाने के लिए आप माइनॉरिटी में हो और आपने इसको बचाने के लिए अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है, तो आप उसके अंदर 50% ऑफ जो सीट्स है वो आप सेम रिलीजन के लिए रिजर्व करके रख सकते हो। अरे बात समझ में? तो ये वाला बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास ये तो राइट आता ही है इसके अंदर। अरे बात समझ में? अब ध्यान देना इस चीज़ में, इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 या 29, फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे नहीं पूछा है, सिंपली पूछा है कि अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो तो आपको इनमें से क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। अरे बात समझ में? तो अब हमने देख लिया फर्स्ट तो है, अब फर्स्ट है तो इसको एलिमिनेट करो पहले। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। कहीं पे भी आ रहा है ना ऑटोमेटिकली, उसको पहले देखते ही थोड़ा सा अपने मन में डाउट लाना कि ये बहुत नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है।
अरे बात समझ में, अगर कोई सीट भी वैकेंट होती है ना तो भी उसके बाद में इलेक्शंस होते हैं, लोग उसको इलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। अगर राजा भी मर जाता है तो उसके बेटे को ऑटोमेटिकली किंग नहीं बनाया जाता है, ठीक है। उसको भी मतलब ऐसा कॉमन सेंस है कि उसको बनाया जाएगा अल्टीमेटली, फाइनली कि नहीं राजा मरेगा, पर ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाली बात है, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि क्या सच में ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, पहली बात तो ये वर्ड ही गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट देखना आप, नॉमिनेट्स मतलब ऑटोमेटिकली देखते काटना नहीं है इसको, पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना कि हो सकता है स्टेटमेंट रॉन्ग हो। दूसरी चीज देखो यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करेगा इस कम्युनिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा। कभी सुना है आपने ये सुना होगा कि SC ST का रिजर्वेशन होता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन का होता है, राज्यसभा में होता है 12 लोगों का, पर कभी आपने ये देखा है कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी से लोकसभा में हो रहा हो, मतलब ऐसे रिजर्वेशन या नॉमिनेशन प्रेसिडेंट कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब तो ये बिल्कुल देखो 2011 का क्वेश्चन था, पर अब क्या होता है कि अब जो है लोकसभा में रिजर्वेशन वाली जो चीज़ है ना वो हटा दी गई है। अमेंडमेंट लाए थे हम लोग, एक सेकंड में बताती हूँ आपको। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा में जो नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट दो, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में करता था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये दोनों ही नॉमिनेशन हटा दिए गए। अब सिर्फ राज्यसभा में होता है और कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है अगर स्टेट्स में तो वहाँ नॉमिनेशन होता है, ठीक है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 104 आई गेस, चेक करना पड़ेगा ये, पर यही अमेंडमेंट अभी रिसेंट में ही हुआ है, ठीक है, कि जो नॉमिनेशन करते थे वो नहीं किया जाएगा। और पहली बात, ऐसा कुछ नॉमिनेशन जो रिलीजन के बेसिस पे था वो नहीं होता था। अरे बात समझ में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा रिलीजियस कम्युनिटी को, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। देखो ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम था ये माइनॉरिटीज के लिए ही था। अरे बात समझ में कि ये जो है माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए काम करेगा, तो ये जब 2011 में आया होगा तब ये न्यूज़ में होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ ऐड कर दिया गया है। पर ये बिल्कुल ठीक है, अगर 15 पॉइंट प्रोग्राम आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ या फिर वल्नरेबल्स जो होते हैं उनके ना बेनिफिट के लिए किया गया है या उनके डेवलपमेंट के लिए किया गया है, तो आप इसको इजीली कह पाओगे हाँ भाई डिराइव कर सकता है, माइनॉरिटीज़ है ना तो वो बेनिफिट ले लेगा इस चीज़ का, ठीक है। पर उस टाइम ये न्यूज़ में था तो ये ईजी था इसको टिक करना और इसको टिक करना, ठीक है। बात यहाँ पे सेकंड है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आपने देखा भी कि भाई रिलीजियस कम्युनिटी को ऑटोमेटिकली लोकसभा में हम लोग नॉमिनेट नहीं करते हैं, हम तो खैर किसी को भी नहीं करते, मतलब प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको पता है कौन सा वाला आर्टिकल? आर्टिकल 23, 24। अरे बात समझ में कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें इनमें से क्या क्या आ रहा है हमें वो बताना है। 2017 का क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बिल्कुल ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी के बेसिस पे था कि एक्सप्लॉयटेशन वाला जो है। सेकंड देखो, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये था आर्टिकल 17 में। अरे बात समझ में, इसमें नहीं था, हमें सिर्फ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखना है। आप इसको देखोगे और इसको सारे टिक कराओगे कि भाई ये सारा ही गलत है तो सभी एक्सप्लॉइट हो रहा है तो सारी चीज़ें इसके अंडर आएगी, नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बताना है। अब देखो इसमें मेंशन नहीं था, इस वाले में क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बताओ, ठीक है, पर इसमें पर्टिकुलरली दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बताओ कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसमें इनमें से क्या क्या आ रहा है, तो ये वर्ड मिस नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अब देखो अनटचेबिलिटी देख लिया, आर्टिकल 17, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अभी बढ़ गया हम लोग आर्टिकल 30, विच मीन्स ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 3 और सेकंड हटा दें तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, हमारा आंसर आ गया फर्स्ट एंड फोर्थ। पर फिर भी हम देखेंगे फोर्थ क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये तो सबको पता है कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात अगर आ रही है, फोर्स लेबर की बात आ रही है तो चाइल्ड लेबर भी बात इसी में होगी। और अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको इजीली सही कराओगे, फर्स्ट और फोर्थ ये इजी क्वेश्चन में आता है और ऐसे क्वेश्चन आपको गलत बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, राइट्स और ड्यूटीज। आपने ना अगर पॉलिटी किया है तो आपने बहुत बारी देखा कि आपने पढ़ा होगा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं
पहले आते थे, मतलब अब तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में आया था कि राइट्स और जो ड्यूटीज़ है ना उनको हमेशा को रिलेटिव बताया है, ठीक है। पर फिर भी हम इनको अच्छे से करेंगे, सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे। देखो, राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़, यही बताया मैंने आपको। ये स्टेटमेंट ठीक है, पर हो सकता है कि इससे ज़्यादा अच्छा मिले हमें। ये तो एक दूसरे से रिलेटिव ही है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है तो वो दूसरे के राइट की प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये वाला स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। अगर आपने पॉलिटी बेसिक से पढ़ी तो ये स्टेटमेंट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़। ये कह रहा है कि जो राइट्स है वो पर्सनल है और वो इंडिपेंडेंट है सोसाइटी या ड्यूटी से। अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा राइट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी जो ऊपर पढ़ के हम लोग, अब जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, क्या उसका सोसाइटी से रिलेटेड कुछ नहीं है, उसका ड्यूटी से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर किसी इंसान की ड्यूटी है कि वो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना करे, देश के प्रति उसका ये ड्यूटी बन रही है, ठीक है, तो वो रिलेटेड नहीं है क्या? राइट्स रिलेटेड है सोसाइटी से भी और ड्यूटी से भी। अगर तुम्हें अपना राइट चाहिए तो वो ऑफकोर्स सोसाइटी से रिलेटेड होगा, तो इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सोसाइटी और ड्यूटी से रिलेटेड है, तो इसको हटाओ पहले। नेक्स्ट देखो, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ सिटीजन, कि किसी सिटीजन की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए राइट्स ज़रूरी है, ड्यूटीज़ नहीं ज़रूरी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, सिटीजन है, जैसे मैं एक सिटीजन हूँ, ठीक है, तो मेरे पास राइट है, राइट टू इक्वालिटी बात करते हैं, या फिर राइट टू लाइफ की बात करते हैं, आर्टिकल 21। अरे बात समझ में। पर अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रही हूँ, अगर मैं पॉल्यूशन कर रही हूँ, मैं एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी तो एकदम गिर चुकी है ना यार। ड्यूटीज़ नहीं मानूंगी तो मेरी पर्सनैलिटी कहाँ डेवलप होगी? अपना कर्तव्य निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्तव्य अपने आप में बहुत भारी वर्ड है किसी इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। अरे बात समझ में। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि राइट्स ज़रूरी है और ड्यूटी ज़रूरी नहीं है। आप किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो। अरे बात समझ में। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये तो वही बात होगी ना यार, आप अपने पेरेंट्स को कह रहे हो कि मेरा अधिकार है मैं लव मैरिज करूँ, पर मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाऊंगा कि मैं आपकी सेवा करूँगा। तो ये वो चीज़ है ना कि आप एक चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप अपनी ड्यूटी छोड़ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज रहे हो, तो आप एकदम घटिया इंसान इन द नज़र ऑफ सोसाइटी। अरे बात समझ में। तो ये बहुत ही कनेक्ट करके देखो आप कि राइट और ड्यूटीज़ में आप किसी दोनों को बराबर रख के चलना पड़ेगा आपको। आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ सकते हो फॉर द सेक ऑफ योर राइट्स, या राइट्स को नहीं चूज कर सकते हो ड्यूटी के ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, कि ड्यूटी ज़रूरी है, राइट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए। नहीं ना, मैं कह रही हूँ किसी एक को। अब देखो, अगर एग्जाम में अगर आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पता कि इनमें से ये स्टेटमेंट आपने कभी सुना ही नहीं, तो आप इसको कैसे करोगे? देखना कि राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, ये नेगेटिव है, सिर्फ राइट्स को इंपॉर्टेंस दी है। ये वाला राइट्स नॉट ड्यूटीज, यानी फिर से राइट्स को इंपॉर्टेंट दी, ड्यूटी को नहीं दी। और इसमें ड्यूटीज नॉट राइट्स, यानी ड्यूटी को इंपॉर्टेंट दी, राइट को नहीं दी। तो इसमें एक से इन तीनों स्टेटमेंट्स में नेगेटिव चीज़ दिख रही है हमें कि किसी एक को बड़ा दिखाया गया है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो ऐसा नहीं करेगा कि राइट्स है ड्यूटीज में से किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है। तो ऑफकोर्स यही सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसी को करेक्ट करना है। एग्जाम में ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपका, ठीक है, कि आप इजीली देख पाओ कि कौन सा ज़्यादा नेगेटिव है या कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो चीज़ें होती है, एक तो इक्वालिटी और एक होता है लिबर्टी। इक्वालिटी होता है कि सबको जो दिया जाए वो सम्मान दिया जाए, इक्वल चीज़ें हों, किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो। अरे बात समझ में। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं हो किसी एक इंसान को, सबको बराबर मिले। और लिबर्टी होता है कि एक्सेसिव या फिर जो रिस्ट्रेंट है ना, जो रोक टोक है, वो ज़्यादा नहीं हो। अरे बात समझ में। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, उसमें रिस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए। और इक्वालिटी मतलब होता है इक्वल, किसी को एक्स्ट्रा किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिले, ठीक है। तो अब इसमें से देखते हैं कि इनमें से किसका जो एब्सेंस होगा वो इम्प्लीकेशन है इक्वालिटी का। ऑफकोर्स ही बात है, प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट नहीं होगा तो लिबर्टी मिलेगी। और ये आइडियोलॉजी और कॉम्पिटिशन तो ऐसे ही दिया इन्होंने, ठीक है। या तो रिस्ट्रेंट करना था या प्रिविलेजेस करना था। और आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि जो लिबर्टी होता है उसमें तो रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, और इक्वालिटी होता है वहाँ पे प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये प्रिविलेजेस होता है, ठीक है। और जहाँ इक्वालिटी होगी वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, कि राइट्स जो है वो स्टेट का क्लेम, राइट्स जो है वो स्टेट का क्लेम है अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स, ठीक है, कि जो स्टेट है वो क्लेम करता है राइट्स को अगेंस्ट द सिटीजन। दूसरा चीज़, अब क्लेम करना इन द सेंस मीन्स कि स्टेट सिटीजन से मांग रहा है राइट, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है,
ठीक है, कि स्टेट जो है वो सिटीजन से राइट्स मांग रहा है, तो ये गलत है। ये ऐसे होता ना कि सिटीजन स्टेट से मांग रहा है राइट, तो ये स्टेटमेंट ठीक होता। नेक्स्ट देखो, राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। ये कह रहा है कि जो राइट्स है वो प्रिविलेजेस है, वो बेनिफिट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है या इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार को होल्ड पे रखते हैं कि भाई कहा जा सकता है, कह दो कि राइट्स प्रिविलेजेस है या नहीं है। वैसे ये प्रिविलेजेस नहीं है क्योंकि इसमें इक्वालिटी होती है, बट स्टिल नेक्स्ट देखते हैं एक बारी। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। यही कह रही थी मैं, यही इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा होता तो ये सही होता कि भाई सिटीजन्स का क्लेम है, हम स्टेट से राइट मांग रहे हैं कि हमारा ये अधिकार है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हमारा अधिकार है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक पॉइंट है और यही बेस्ट, यही सही आंसर होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट फोर्थ भी देख लेते हैं एक बारी। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी। अच्छा, राइट्स जो है वो किसी कुछ फ्यू सिटीजन्स का, कुछ लोगों का फायदा है, ऐसा है क्या राइट्स में? कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है ना, राइट टू इक्वालिटी, यानी राइट सबके पास है, थोड़े लोगों के पास। ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, इसको हटाओ फर्स्ट वाला, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। अब देखो इसमें से दोनों में से आप सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट आप खुद देख सकते हो कि कौन सा है, कि राइट्स जो है वो या तो प्रिविलेजेस है या फिर राइट्स आर क्लेम्स। ये प्रिविलेजेस है क्या? हमें बाय बर्थ मिल रहा है क्या? नहीं ना। अगर राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते तो क्या हमें राइट टू इक्वालिटी मिल पाता? नहीं ना। तो ये गलत है। टू सम एक्सटेंट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पर हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा। ऑफ कोर्स यही वाला ठीक है कि राइट्स, ये एकदम सीधी बात लिखी है इन्होंने कि राइट क्लेम्स है जो सिटीजन स्टेट से मांग रहा है। ऑफ कोर्स हम मांगते हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये हमारे प्रिविलेजेस नहीं है कि हम, जैसे हम पैदा होते हैं हमें अधिकार मिलता है कि हम ब्रीथ कर पाए, हम जिंदा रहें। ठीक है, तो वो प्रिविलेजेस, या फिर जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो प्रिविलेजेस, राइट ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्लेम्स है जो हम मांगते हैं, हमें मिलना चाहिए, अधिकार है हमारा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक सी पॉइंट है। देखो कभी भी ये कह देना कि पार्लियामेंट ये चीज़ ऐसे ऐसे कर सकती है, तो हाँ कर सकती है, उसमें आप इसको आप 90% करेक्ट मानना। ठीक है, 10% फिर भी सोच लेना, अगर आपने पढ़ा है कहीं पे या तुक्का मानना है तो ऐसे स्टेटमेंट्स को 90% ठीक मानना। पर अगर आपने पढ़ा है कि नहीं गलत होगा, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकता है ये वो, तो उसको हटा सकते हो, वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पार्लियामेंट ना कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें पार्लियामेंट करता है। जैसे NJC लाया था, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उन्होंने बना दिया था ना, अगर जज को नहीं पसंद आया चलो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, वो सेकेंडरी मैटर है। पर पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है। अरे बात समझ में? तो कोई लॉ को अगर 9th शेड्यूल में रखना है तो रखे भाई, पार्लियामेंट की मर्जी, दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट आप गलत नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है ना यार, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, वो किसी लॉ में ऐड करे हटाए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है। तो ये क्या टुच्ची सी बात है कि कोई लॉ ऐड करे नहीं करे, तो इसमें आप डाउट मत रखना बिल्कुल। फर्स्ट स्टेटमेंट को आंख बंद करके टिक करो। सेकेंड देखो, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये कह रहा है कि कोई भी 9th शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी लॉ रखा जाएगा तो उसको कोई भी कोर्ट एग्जामिन नहीं करेगा, उस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। ध्यान देना इस चीज़ पे। देखो ये फर्स्ट जो अमेंडमेंट था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेहरू जी के टाइम पे, तो उसमें हम लोग लाए थे 9th शेड्यूल, ताकि जो हम लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना, कि जिसके पास ज़्यादा है उसकी ज़मीन लेकर, हम जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है, आज़ादी के बाद ऐसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे, ये 1951 के टाइम की बात है, तो कहा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे थोड़ा लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि सबको बराबर अधिकार मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए लैंड रिफॉर्म्स लाए थे कि डेवलपमेंट करने के लिए हमें ज़रूरी थे, और इस पर कोई केस ना कर पाए कि भाई हमारा राइट वॉयलेट हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रहा है, ये वो। तो 9th शेड्यूल आए और उसमें कह दिया कि इसके अंदर जो भी एक्ट बनाएंगे हम लोग 9th शेड्यूल में, उसके ऊपर कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। उस टाइम जुडिशरी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था देश के लिए, ज़रूरी थी, एक ज़रूरत थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे टाइम जाता गया तो ये इन्होंने इसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया 9th शेड्यूल का। ठीक है, देन 1973-4 में केशवानंद भारती जजमेंट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही मिसयूज़ करना स्टार्ट किया, हर टुच्ची चीज़ उठाई और 9th शेड्यूल में डाल दी, क्योंकि उस पर कोई जजमेंट नहीं हो सकता है। इसमें लैंड रिफॉर्म्स, सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स के लिए बना था ये, पर फिर उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते गए। फिर क्या हुआ कि 2007 में आई गेस IR कोहेलो केस आया।
जुडिशरी में, उसके अंदर इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा, अभी देश की स्थिति बदल चुकी है। तो केशवानंदा भारती जो केस हुआ था 1973 में, उसके बाद, क्योंकि अब ये केस हमने क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो केस था ना, ये बहुत बड़ा केस था, लैंड के मामले में ज़मीन के लेकर विवाद था इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस केस के बाद में जितने भी 9 शेड्यूल में कुछ आपने ऐड किया या हटाया है, उस सब पे हम लोग जजमेंट दे सकते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर दिया 9 शेड्यूल में। किसके बाद? केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद। तो विच मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ये वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर हमें बताना है। सबसे पहले अब देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ का रूल, अरे बात समझ में, किसी पर्सन का नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, किसी ग्रुप का नहीं, किसका? लॉ का। कोई लॉ बनाया, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका रूल चलना, ठीक है, किसी इंसान का नहीं। अब इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है हमें वो बताना है, मेन फीचर बताना है। पहला तो लिमिटेशन ऑफ पावर, टिक कर दो इसको बिना सोचे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है कि किसी बंदे का रूल होगा, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से लॉ को चेंज करता रहेगा। जैसे फिलोसोफर किंग था प्लेटो का, चलो वो भी नहीं है, तो फिर भी अगर आज मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर बन गई जैसे, और मैं डिक्टेटर बन गई, मैंने सब हटा दिया, तो वो जैसे जो डिक्टेटर होता है उसके पास पावर होता है ना, उसके पास पावर की कोई लिमिटेशन नहीं है, रूल वूल कुछ नहीं मानता वो डिक्टेटर जो होता है वो, ठीक है, तो उसके ऊपर लिमिटेशंस नहीं होती है, अंधाधुंध पावर है उसके पास। पर जब लॉ की पावर आ जाती है ना कि सर्टेन रूल्स लिखे हुए हैं और हमें वही मानने हैं, तो लिमिटेशन ऑफ पावर हो जाता है कि तुम इतना ही कर सकते हो, ये तुम्हारी लाइन है, इसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है ना उसकी चलती है। दूसरी चीज़, अब देखो फर्स्ट, ठीक है, तो इसको हटाओ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो हम कब से देखते आ रहे हैं, कब से, कि आंख पे पट्टी बंधी है, वो एक औरत जो लॉ कानून की देवी जिनको कहते हैं, कि आंख पे पट्टी बंधी है क्योंकि उनकी नज़रों में सब बराबर है। अब तो खैर ये लोगो चेंज हो चुका है, पर फिर भी कि सब बराबर है, तो ये हम हमेशा फिर से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लॉ के पहले जो है सब बराबर होते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट ही करो, तो इसको हटाओ। नेक्स्ट देखो, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये ड्यूटी होता है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग वोट दें, हम टैक्स भरें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। पर लॉ जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द पीपल, कॉमन सेंस है ना, लॉ जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, सॉरी यार, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब समझ गए ना ओवरऑल। एक सेकेंड देखो, फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट नहीं है, इसमें ये कह रहा है कि जो पीपल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये ड्यूटी होता है कि हमारी जिम्मेदारी है टू गवर्नमेंट के प्रति। पर जो रूल ऑफ लॉ है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, कि लॉ ऐसा बनाया जाए कि किसी को परेशानी नहीं हो, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी तरफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गलत, क्योंकि इन्होंने ऊपर लिख दिया, मतलब इधर उधर लिख दिया, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो थर्ड गलत हो गया। हमारा आंसर आ गया 1, 2 एंड 4। फिर भी हम 4 देखेंगे, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ठीक है, ये आज़ादी, रूल ऑफ लॉ होगा तो हमें, अगर लॉ होगा तो लिबर्टी होगा। हमने ऊपर क्वेश्चन करके आया कि अगर लॉ होगा ही नहीं तो लिबर्टी भी नहीं होगी, अरे बात समझ में, तो लॉ है तभी ना लिबर्टी है, तो फोर्थ भी बिल्कुल ठीक है। सिविल राइट्स, हमें बेसिक जो राइट्स है, बेसिक जो अधिकार हैं वो हमें मिलेंगे इफ़ देयर इज रूल ऑफ लॉ, तो ये बेसिक फीचर है लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? पहली बात तो राइट टू लाइफ है, वो आर्टिकल 21 में है, अरे बात समझ में। और जो राइट टू प्राइवेसी है वो केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट में आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, अब देखो राइट टू लाइफ अगर आर्टिकल 21 में है तो राइट टू प्राइवेसी किस में होगा? राइट टू लाइफ में आ रहा है तो आर्टिकल 21 में। देखते हैं उसमें आर्टिकल 21, ये फैक्ट था, अरे बस मुझे तो पता होगा, अगर आपको राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है तो आप इसको इजीली कर ले जाओगे, और अगर नहीं पता होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये फैक्ट बेस्ड था एकदम, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस?
ठीक है, कि किसी बंदे का अधिकार किसी और से शादी करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, ये किसके अंडर में दे रहा है। ये लाइन जो है ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है कहीं पे कि इस आर्टिकल में आपको ये राइट मिलेगा, पर आपको ये दिमाग से करना है। देखो आर्टिकल 19 में तो नहीं है, उसमें तो वो और राइट्स है ना कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और वो जो 6 राइट्स है वो उसमें कहीं ऐसा सच नहीं है। दूसरी चीज़ 25 रिलीजियस वगैरह के लिए है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, और वो 29 मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए बात करता है। बच्चा क्या 21, यही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें। क्यों? क्योंकि लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजन है वो मैरिज जो है वो लाइफ से रिलेटेड है ना, कि हमारा चॉइस है, हमारे पास इतना तो अधिकार होना चाहिए कि हम चूज कर सकें हमारे लाइफ पार्टनर को। तो ये हमारी लाइफ को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? आर्टिकल 21 में। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? आर्टिकल 17, ठीक है। अब देखो इनमें से 17 का है राइट टू इक्वालिटी। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो वो है चाइल्ड लेबर वाला जो 23-24 में आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का राइट देता है, ठीक है। बचा क्या? या तो राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम। और अगर आपको पता है, मतलब अगर आपने किया है तो इसमें राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल जो 15, 16, 17, 18, ये राइट टू इक्वालिटी में आता है, ठीक है। तो जो अनटचेबिलिटी है वो किस में आएगा? राइट टू इक्वालिटी में। अरे बात समझ में? देखो पॉलिटी में ना एक चीज़ ही करता है, यूपीएससी करता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो इतना, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उसको इतना एक्यूरेट बनाएगा ना कि आप देखते ही सबसे पहले एग्जाम के, एक तो आप स्ट्रेस में होंगे तो आप देखते ही इसको टिक करोगे, अच्छा अनटचेबिलिटी है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यही होगा, आगे बढ़ जाते हो। पर इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में चांसेस ज़्यादा होता है कि पॉलिटी वाले में कि लास्ट वाला ऑप्शन है ना वो ज़्यादा करेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एग्जाम में आप थोड़ा ध्यान दे लेना, दोबारा से पढ़ लेना ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ उस स्ट्रेस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948। अब ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना, देखो ह्यूमन राइट्स की जो बात है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा है, ये जो डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा है। और ये जो वर्ड है रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट्स, तो ये बहुत वाइड है। अगर थोड़ा बहुत भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर इसमें रिफ्लेक्ट कर देगा ना तो वो चीज़ एकदम से ठीक हो जाएगी। देखो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात प्रेम्बल में की गई है, इक्वालिटी, लिबर्टी, इतना पॉजिटिव बनाया हमारे प्रेम्बल को, तो ये तो होगा ही। एक आधा पॉइंट तो ह्यूमन राइट में मिलता ही होगा। डीपीएस में स्टेट को डायरेक्टिव दिए गए हैं, डायरेक्शंस दी गई है कि आप कैसे एक आइडियल स्टेट बन सकते हो, तो ये भी होगा। ह्यूमन राइट्स की बात इसमें भी की गई है। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें भी बात की गई कि एनवायरनमेंट को ऐसे प्रोटेक्ट करो, ये वुमेन की जो इमेज है उसके बारे में नहीं करना है आपको कुछ काम, ये वो, तो इसमें भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी इन तीनों में, क्योंकि बहुत वाइड है और कोई ना कोई चीज़ तो रिफ्लेक्ट पक्का करती होगी। तो इसको बिना सोचे समझे 1 2 3 करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स पे है और उसमें तीनों में से कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो रिफ्लेक्ट करती होगी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिना सोचे समझे तीनों टिक करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21। अभी पढ़ के आए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए PYQ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो थीम्स है वो रिपीट होती है। राइट टू प्राइवेसी अभी पूछा था और ये फिर से रिपीट हुआ है आर्टिकल 21। नेक्स्ट देखते हैं, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वॉयलेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि अगर जो एग्जीक्यूटिव या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसको अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे दें कि उनका जो मन करे वो लॉ बनाओ, तो सबसे पहले जो है वो इनमें से जो कौन सा आर्टिकल है उसको वॉयलेट करेगा। अरे बात समझ में? देखो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये तो खुद ही लॉ के हिसाब से ना कि सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाना, तो इसका तो वॉयलेशन हो ही नहीं रहा है। वो तो बोले कि क्या वॉयलेट होगा, कौन सा राइट वॉयलेट होगा इनमें से। दूसरी चीज़ आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल जो 28 है यानी वो एजुकेशनल और वो इंस्टीट्यूशन खोलने वाला जो चीज़ था वो, मतलब जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है ना इंस्टीट्यूशन में देने वाले, वो वाली चीज़ है। और ये है राइट टू इक्वालिटी। अब आप खुद सोचो कि किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को आप सारी डिस्क्रिशनरी पावर दे दोगे तो वो सबसे ज़्यादा वॉयलेट्स इनमें से क्या चीज़ करेगा?
राइट टू इक्वालिटी, पहले प्लेस पे ही आपने सारी पावर उनको देके यही सबसे पहले आपने वायोलेट कर दिया, इक्वालिटी। अरे बात समझ में? या फिर ये देखो राइट टू इक्वालिटी, एक सेकेंड, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिखा गया है वहाँ पे। या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दी गया है। अब जब लॉ ही आप ऐसा बना रहे हो, डिस्क्रिशनरी लॉ बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या वायोलेट करोगे? आर्टिकल 14, क्योंकि डायरेक्टली इसी में मेंशन है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन, ये क्या कहते हैं उसको, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लॉ की बात इसी में की गई है ना, इक्वालिटी। और यही नहीं, आप सारी डिस्क्रिशनरी पावर अगर बढ़ा रहे हो तो सबसे पहले तो यही खराब होगा ना, आर्टिकल 14 ही वॉलेट होगा। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।